नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, बहुत सारे व्यूअर्स का, बहुत सारे लोगों का मुझे मेल आ रहा था और बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया है और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए था 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ओके, देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से बात तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि देखिए मैं अकेला आदमी हूं और मुझे जॉब भी करना पड़ता है। मैं कंपनी में जॉब करता हूं जिसकी वजह से मुझे टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो जिन व्यक्ति से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मुझे प्लीज क्षमा करें क्योंकि टाइम की वजह से मैं हर एक लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं वहां पर देखता हूं हर एक लोगों का कमेंट्स। ओके, वहां पे मुझे लगता है कि मतलब एक्चुअली में इनको मतलब डिटेल का मुझे वास्तव में लगता है कि हाँ, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिमिलर कमेंट करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओके, आज हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है, अगर देखेंगे तो आप जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, वहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, वो है प्रोजेक्ट ओवरव्यू का। ओके, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, जैसा कि आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइप, मतलब आप जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो किस प्रकार का लगाना चाहते हैं। ग्राउंड माउंट पे लगाना चाहते हैं, रूफटॉप के ऊपर लगाना चाहते हैं, या फिर आप पानी में लगाना चाहते हैं। तो जो भी रहेगा वो चीज आपको यहां पर मेंशन करना है। ओके, दूसरा चीज यहां पर देखेंगे इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में आपको डिसाइड करना है कि आप जो 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं वो एसी के लिए है, डीसी के लिए है। क्योंकि जब भी अगर आप एसी के लिए लगाएंगे तो आपका जो प्लांट कैपेसिटी है वो बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम करंट को दूसरी जगह हम ट्रांसफर करते हैं वायर के माध्यम से, तो वहां पर जो है करंट का लॉसेस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यदि आप डीसी लगाइएगा तो आपको जो है 5 मेगावाट का करंट उतना जनरेशन आपको नहीं दे पाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको 5 मेगावाट का एसी करंट चाहिए तो आपको वहां पर प्लांट कैपेसिटी बढ़ा करके लगाना पड़ेगा। ओके, तो वो चीज आपको यहां पर डालना पड़ेगा। वहीं पर तीसरा पॉइंट देखिएगा, लोकेशन। तो आप इस प्लांट को कहां पे लगा रहे हैं, जैसा कि अपना जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा वो वहां पर डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में डाल के रखा हूं। आपका जो भी होगा उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ओके, वहीं पर देखेंगे लैंड का रिक्वायरमेंट। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर 1 मेगावाट में कितना लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने 20 से 25 एकड़ लैंड का मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने में हमें तकरीबन जो है 4 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो वहीं पर हम लोग यहां पर देखेंगे तो लगभग जो है हमें 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए लगभग 20 से 25 एकड़ का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, वहीं पर देखेंगे इस प्लांट का जो लाइफ है वो कितना साल रहने वाला है। तो मिनिमम जो है वो 25 इयर्स होने वाला है, क्योंकि जो भी आप सोलर पैनल परचेस कीजिएगा उसका लाइफ जो है वो 25 इयर्स रहेगा, 30 इयर्स रहेगा। ओके, वहीं पर देखेंगे मोड ऑफ सेल, मतलब आपको जो है इस करंट को किस चीज मतलब कहां पर सेल करना चाहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है सेल करने के लिए। कौन कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो कैप्टिव है, ग्रुप कैप्टिव है, ओपन एक्सेस है, और वहां पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट है। ओके, तो ये सब हमारे पास ऑप्शन है इस करंट को सेल करने के लिए। वहीं पर अगर हम लोग यहां पर दूसरा स्लाइड में आएंगे तो यहां पर जो है दूसरा पॉइंट देख रहे हैं टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो यहां पर जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी चीज मेंशन करना पड़ेगा, ये टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है इसमें पॉइंट। तो सोलर मॉड्यूल आप कौन सा लगा रहे हैं, पॉली लगा रहे हैं, मोनो लगा रहे हैं, पीईआरसी लगा रहे हैं, बाइफेशियल लगा रहे हैं, टॉपकॉन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो चीज आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। और वहीं पर आपको BIS सर्टिफाइड वो होना चाहिए IS कोड के अकॉर्डिंग। ओके, वहीं पर देखेंगे मॉड्यूल्स कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो जो भी होगा उसके हिसाब से आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। मैं तो आपको समझाने के लिए मैं लेकर के चल रहा हूं। ओके, क्योंकि जितना कैपेसिटी का आप मॉड्यूल लीजिएगा उसके हिसाब से बढ़ेगा, उसके हिसाब से घटेगा। ओके, तो ये फिक्स नहीं होगा, मैं जो मान करके यहां पर रखा हूं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लेके चल रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 मेगावाट का एसी
करंट चाहिए तो आपको 6.2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा डीसी के लिए। ओके, अगर आप इतना डीसी लगा रहे हैं तभी जो है आपको इतना एसी मिलेगा। ओके, क्लियर। वहीं पर आपको इन्वर्टर्स जो है कम से कम 250 किलोवाट से लेकर के 550 किलोवाट का लगाना है। ओके, एक इन्वर्टर का कैपेसिटी इतना होना चाहिए। जो जितना भी प्लांट का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको 5 लगाइए, 10 लगाइए, इसके आधार पे निकालिएगा तो निकल करके आ जाएगा नंबर्स ऑफ इन्वर्टर्स, उतना आप लगाइए। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वर्टर लगाएंगे वो स्ट्रिंग इन्वर्टर होना चाहिए जिसका इफिशियंसी ग्रेटर देन 98% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इससे कम रहेगा तो करंट का जनरेशन जो है वो कम हो जाएगा। ओके, क्लियर। वहीं पर माउंटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन में। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर जनरली जो है 2 टाइप का होता है। पहला होता है फिक्स टिल्ट, जो हम लोग लगभग जो है 17 डिग्री पे, 19 डिग्री पे या फिर 21 डिग्री पे हम लोग स्लोप करके इंक्लाइंड में हम लोग लगाते हैं, फिक्स रहता है, वो मूवमेंट नहीं होता है। ओके, उसके बाद दूसरा देखेंगे इसमें तो वो हो जाएगा आपका HDC स्टील का लगाते हैं, या फिर अभी तो जो मॉडर्न टाइम है उसमें ट्रैकर सिस्टम भी आ गया है। ट्रैकर सिस्टम क्या होता है, जैसा कि मान लीजिए सूरज पूरब से निकल करके पश्चिम की ओर जा रहा है तो ऑटोमेटिक जो है वो ट्रैकर वाला अपने आप सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से वो घूमता रहेगा, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ओके, उसके बाद यहां पर देखेंगे परफॉर्मेंस रेशियो, तो परफॉर्मेंस रेशियो आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। मिनिमम जो है 75% और मैक्सिमम जो है 78% होना चाहिए। वहीं पर कैप्टिव यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो देखेंगे तो लगभग जो है 19% से लेकर के 21% होना चाहिए। क्लियर। वहीं पर एनुअल डिग्रेशन, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर हम इतना का लगाएंगे तो 25 साल तक जो है हमें करंट का जनरेशन इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा जैसा उसका परफॉर्मेंस घटेगा, इफिशियंसी घटेगा, करंट का जनरेशन जो है वो भी घटता चला जाएगा। ये बात सही है, घटता चला जाएगा, लेकिन कितना घटेगा वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो वही चीज यहां पर पॉइंट मेंशन किया गया है कि कितना घटने वाला है। तो लगभग जो है आपको हर एक साल 0.5% पर ईयर के हिसाब से डिग्रेशन आपको देखने को मिलेगा इफिशियंसी में, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा इफिशियंसी होगा उसके हिसाब से करंट का जनरेशन होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी ना किसी चीज का एक फिक्स, हर एक चीज का एक फिक्स लाइफ होता है, उतना दिन तक जितना मतलब सर्वाइव कर सके। तो लगभग जो है हर एक साल इसका डिग्रेशन जो है 0.5% तक होने वाला है। ओके, क्लियर। उसके बाद हम लोग यहां पर तीसरा पॉइंट देखेंगे, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एस्टिमेट्स। अब यहां पर देखिए, अगर आप 5 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं तो उससे कितना आपको करंट का जनरेशन होगा ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले सॉरी गाइज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एसी करंट चाहिए 5 मेगावाट का तो डीसी प्लांट आपको 6.2 मेगावाट का लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के 5 मेगावाट का एसी करंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इससे अगर हम लोग देखेंगे कि एनुअल इनकम कितना होगा, एनुअल जनरेशन कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में जो आपको 8500 से लेकर के 9000 मेगावाट्स पर ईयर के हिसाब से होने वाला है। ओके, इतना से लेकर के इतना तक जाएगा, लेकिन आप मिनिमम मान करके चलिए। ओके, या फिर आप दोनों एवरेज ले सकते हैं, बीच का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप कौन सा सोलर पैनल लगा रहे हैं। ओके, ये बताना गलत होगा कि मैं इतना बोल दिया तो इतना ही होगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा सोलर पैनल लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो जनरेशन रेशियो जो है वो आप जनरेशन ओवर जो है लगभग जितना साल आपका मॉड्यूल का लाइफ रहेगा उतना साल होगा, तो इसका जो है 25 इयर्स यहां पर नॉर्मली जो सोलर पैनल होता है वो 25 साल तक चलता है, तो मैं यहां पर 25 साल 25 इयर्स लेकर के चल रहा हूं। ओके, अगर इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि हमें कितना होगा पूरे 25 साल में कितना होगा जनरेशन का करंट का, तो लगभग जो है 1.9 करोड़ यूनिट जो है आपको देखने को मिलेगा पूरे 25 साल में। ओके, उसके बाद अगर हम यहां पर देखेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एज पर 2025 मार्केट रेट्स, अगर हम 2025 के हिसाब से मार्केट रेट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होने वाला है, तो उसका यहां पर जैसे कंपोनेंट और इसका कॉस्ट मैं यहां पर ऐड करके लेके चल रहा हूं। ओके, तो यहां पर सोलर मॉड्यूल्स है, तो सोलर मॉड्यूल्स में आपको परचेस करने के लिए लगभग जो है मिनिमम
9.5 करोड़ रुपीज का खर्च आने वाला है। ओके, वहीं पर इन्वर्टर हम लोग देखेंगे तो इन्वर्टर का कॉस्ट जो है वो लगभग 1.2 करोड़ होने वाला है। ओके, वहीं पर हम लोग देखेंगे माउंटिंग एंड सिविल वर्क्स का, जो भी हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर होगा, सिविल वर्क होगा, जो पाइल कास्टिंग करेगा, राफ्टर पर्लिन ब्रेसिंग लगाएगा, वो सब के लिए लगभग जो है आपको 1.5 करोड़ का खर्च आने वाला है। ओके, इलेक्ट्रिकल में देखेंगे BOS में, बैलेंस ऑफ सिस्टम में, तो लगभग जो है 2.5 करोड़ का आपको खर्च आने वाला है। ओके, वहीं पर हम लोग देखेंगे एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो लगभग जो है आपको 1.1 एकड़ करोड़ का जो है खर्च आने वाला है। लैंड कॉस्ट कितना होगा 25 एकड़ के लिए? देखिए, आप जब लैंड परचेस कीजिएगा तो समझ जाइए कि सबसे जो बेकार लैंड है, रेतीला जो लैंड होगा वो लीजिए, जो पहाड़ी क्षेत्र का है वो लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बहुत महंगा पड़ जाएगा और गवर्नमेंट आपको परमिशन भी नहीं देगी। ओके, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बेकार लैंड है, जहां पे मतलब कुछ एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता है, सालों साल ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है, जो मतलब कोई काम का ही नहीं है, तो वो लैंड आपको परचेस करना है। और उस लैंड का कॉस्ट जो है ऑन एन एवरेज लगभग आपको 1.75 करोड़ तक आएगा। वो डिपेंड करेगा लोकेशन के हिसाब से, डिपेंड करेगा एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। मैं एक एवरेज लेकर के चला हूं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आप जिस लोकेशन पे लीजिएगा उस लोकेशन के हिसाब से उस लैंड का क्या रेट चल रहा है उसके ऊपर वो वेरी करेगा। क्लियर? वहीं पर देखेंगे स्काटा एंड माउंटिंग सिस्टम का, तो उसके लिए लगभग जो है आपको 0.5 करोड़ का खर्च करना पड़ेगा। मिसलेनियस भी हमें लेकर के चलना पड़ेगा, तो मिसलेनियस के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपया आपको अपने हैंड में लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, वहीं पर देखेंगे टोटल हम EPC देखेंगे तो लगभग जो है 19.55 करोड़ का खर्च आने वाला है। यानी हमने देखा कि 5 मेगावाट का, यानी 6.1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए हमें 19.55 करोड़ का खर्च आने वाला है। ओके, वहीं पर देखेंगे इंश्योरेंस का, तो लगभग जो है 50 लाख रुपया मान करके चलिए। कुछ अगर लैंड साइड पे इशू हो गया या फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी का क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो वो सब पैसा खर्च करने के लिए लगभग जो है 50 लाख रुपया अपने हाथ में लेकर के चलिए। ओके, तो टोटल कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग जो है 20.05 करोड़ का खर्च आने वाला है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर आप एवरेज देखिएगा तो लगभग जो है 4 करोड़ रुपीज पर मेगावाट के हिसाब से खर्च निकल करके आया। ओके, तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, अब वहीं पर हम लोग बात करेंगे पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए इंडियन मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है। ओके, तो करंट पावर परचेस देखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का, तो उसमें जो है NTPC टेंडर्स निकालती है परचेस करने के लिए, वो है 2.5 रुपीज से लेकर के 2.8 रुपीज पर यूनिट, उसके इतना हिसाब से NTPC परचेस कर रही है। वहीं पर स्टेट डिस्कम जो है वो लगभग 2.7 रुपीज से लेकर के 3.2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से परचेस कर रही है। ओके, वहीं पर देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी प्राइवेट ओपन एक्सेस के लिए लगभग जो है यहां पर 3 रुपीज से लेकर के 4.5 रुपीज के हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। ये आपके अपने हैंड में है, चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप प्योर प्राइवेट के लिए सेल कर रहे हैं। ओके, तो वहीं पर देखिएगा रिकमेंडेड हमें कौन सा बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो मतलब ज्यादा रेट है उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, इसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्राइवेट के लिए अगर काम कीजिएगा तो वहां पर बहुत इसका टास्क जो है बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ओके, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में आप एनुअल रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग जो है आपको जो मैंने रेट कंसीडर किया था उसके हिसाब से 2.7 करोड़ से लेकर के 2.9 करोड़ पर ईयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट एनुअल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। ओके, ये रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट नहीं है। ओके, उसके बाद वहीं पर जो हमारा ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगा पर ईयर का, वो लगभग जो है 6 लाख से लेकर के 8 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से खर्च होगा। अगर हम टोटल प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे तो लगभग जो है 24 लाख से लेकर के 32 लाख पर ईयर के हिसाब से खर्च होने वाला है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को लेकर के। वहीं पर देखेंगे इक्विटी का तो लगभग जो 14% से लेकर के 70% तक रहेगा। वहीं पर डेबिट इक्विटी देखेंगे रेशियो तो लगभग
70% 30% का रेशियो चलता है, 70-30 का। मान लीजिए कि हम फाइनेंस मतलब हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं लेकिन हम 30% लगाएंगे और दूसरा पार्टी को मैं इन्वॉल्व किया तो मतलब 70% लगाएंगे। या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम 70% लगा रहे हैं और जो दूसरा पार्टी को मैंने हायर किया वो 30% लगा रहा है, तो इसका एक रेशियो चल रहा है, 70-30 का रेशियो चल रहा है। ओके, तो यहाँ मतलब आपका चेंज हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही इतना ही होगा, नहीं, 60-40 का भी हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है और 70-30 का भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर DSCR एवरेज ओवर 10 ईयर्स के लिए, तो लगभग जो है ग्रेटर देन 1.3 रहेगा। पे बैक पीरियड देखिएगा, मतलब आप देखिए जो पैसा लगा रहे हैं ये पूरा पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा, तो लगभग जो है आपको 6 से 7 साल में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।